Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now chapter 8 Human Environments Interaction, the Tropical and the Subtropical Region. जो हमारे उष्ण कटिबंधीय है या उपोषण जो एरिया है, रीजन है, क्षेत्र हैं, उनके हम मानव जो एनवायरनमेंट है उसके आपस की जो इंटरेक्शन है, क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। हम दो स्पेशल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर अमेजन बेसिन के बारे में और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में यहाँ पर रीड करेंगे। वो हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया हैं, उनके बारे में कि कैसे वहाँ के लोगों का रहन सहन है, वहाँ किस प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं, कैसा वहाँ का पहनावा है, कैसी वहाँ की जलवायु है, कैसे वहाँ के फॉरेस्ट हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ स्टार्ट करते हैं छोटी सी स्टोरी से, जिसमें रेणुका है वाज एक्साइटेड। रेणुका एक्साइटेड है, उत्तेजित है, उत्साहित है। श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर ए गैप ऑफ नियर बाई 4 months। जो उसके अंकल जी हैं श्रीकांत जी, वो लगभग 4 महीने बाद घर में आ रहे थे, घर वापिस आ रहे थे। ही वाज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वो जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड जो जीव जंतु हैं, उनके फोटोग्राफर हैं। तो ट्रेवलर वाइल्डली, वो बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, काफी लंबे समय के बाद घर वापस आते हैं। रेणु का इंटरेस्ट इन द वाइल्ड लाइफ, उसका जो इंटरेस्ट है वो किसमें है? वन्य जीव जंतुओं में। एंड द फॉरेस्ट बिगन एट एन अर्ली एज, और उन फॉरेस्ट के बारे में वो जानना चाहती है जो कि अर्ली एज में, जो पहले पुराने टाइम में होते थे। व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर टू बुक ऑन नेचर, जब उसके पिता चाचा जी उसको प्रकृति से रिलेटेड जो पुस्तक हैं, बुक हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। पिक्चर ऑफ डिस्टेंस लैंड्स, अलग अलग प्रकार की जो ज़मीन है, भूमियाँ हैं, उनके बारे में उनको दिखाते हैं। एंड पीपल, लोगों के बारे में, हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर, तो वो उनके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है, उत्साहित रहती है। तो इस पिक्चर में यही है, अलग अलग एरिया के लोगों को दिखाया गया है, उनके ड्रेसेस को दिखाया गया है, ये वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो इन दिस पिक्चर, जो इस पिक्चर हमें अभी देखिए, उसमें देखा गया है कि रेणुका, यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप देख सकते हैं? अलग अलग पार्ट के, अलग अलग भागों के लोगों के पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, कुछ जो सूखे रेगिस्तान है वहाँ से। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ठंड होती है, बर्फीले एरिया से होते हैं। एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और कुछ जो गर्म वर्षावनों से हैं, वहाँ की नमी वाला भी एरिया है, गर्म भी एरिया भी है। दे लुक्स टू डिफरेंस फॉर्म में, वो अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखते हैं। ऑब्जर्व, रेणुका ने देखा, ऑब्जर्व किया। दे मे लुक डिफरेंट, वो अलग दिखाई दे रहे हैं, देखने में अलग दिखते हैं। बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो मोस्टली सभी लोगों की एक जैसी होती हैं। जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, आधारभूत ज़रूरतें होती हैं, जैसे फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। कहीं भी रहते हो, बिना शेल्टर के नहीं रह सकते, बिना कपड़ों के नहीं रह सकते, बिना खाने के नहीं रह सकते। लोगों का खाने का जो स्टेपल फूड है वो अलग हो सकता है, कपड़े पहनने का तरीका अलग हो सकता है, अलग डिजाइन के कपड़े पहन सकते हैं, घर अलग डिजाइन के बना सकते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों की जरूरत जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, अब जो उसके अंकल जी हैं वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देयर चिल्ड्रन टू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू, जो उनके माता पिता जी करते हैं वो बच्चे भी उन्हीं की तरह ऐसा ही करते हैं। बच्चे भी मोस्टली, जो अलग अलग पार्ट हैं, वर्ल्ड है, वही आदतें होंगी बच्चों की जो सभी बच्चों की मोस्टली होती हैं। गेम्स प्ले, quarrel sometimes, and make up, sing, dance, help the family with the various things that need be done। तो आप देखते हैं कि बच्चे कभी आपस में खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर आपस में क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कभी गाना गाते हैं, कभी डांस करते हैं। तो इस प्रकार कुछ जो घर के काम हैं अलग अलग, उसमें मदद करते हैं अपने परिवार वालों की, फैमिली वालों की, जब उनको ज़रूरत होती है। दे लाइव क्लोजर टू नेचर, वो प्रकृति से बिल्कुल नज़दीक, मिट्टी में खेलते हैं, धूप गर्मी में भी खेलते हैं, बारिश का भी मजा लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नेचर के क्लोजर होते हैं। वेरी अर्ली इन द देयर लाइफ, जो हमारी लाइफ होती है बचपन की, बचपन की में जब हम लाइफ की शुरुआत होती है, लर्न टू केयर फॉर नेचर, हम सीखते हैं किससे? प्रकृति से, कैसे केयर की जाती है। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, वो उनको सिखाया जाता है, सीखते हैं कि कैसे मछली को पकड़ना होता है। हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, कैसे जंगलों से जो मटेरियल है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनको इकट्ठा किया जाता है। इन चैप्टर 8, 9, 10 आने जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारी, वी विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अपने
वर्ल्ड के अलग अलग प्राकृतिक जो एरिया हैं उनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, डू यू नो में व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर, जब स्पेन के एक्सप्लोरर थे, जानने वाले थे, डिस्कवरी करने वाले थे, जो अमेजन रिवर की जिन्होंने पता लगाया था, दे वर अटैक्ड बाई ए ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइबल्स वियरिंग हेडगियर्स एंड ग्रास कट। तो वहाँ के जो लोग थे, जब ये अमेजन नदी की खोज कर रहे थे, तो सिर पर सुरक्षा कवच पहने हुए, हेडगियर पहने हुए, घास की स्कर्ट पहने हुए वहाँ के जो लोकल ट्राइबल थे, आदिवासी लोग थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। किस पर आक्रमण किया? जो अमेजन रिवर को डिस्कवर कर रहे थे, खोज रहे थे। तो इनके बाद जो these people reminded them of the Pharex tribes of women warrior known as the ancient Roman Empire as Amazons। तो इस प्रकार जो आदिवासी लोग थे उन्हें एमेजोन्स के नाम से, महिला योद्धाओं के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रकार उन महिला योद्धाओं के ग्रुप के याद दिलाने के कारण जो महिला योद्धाओं का क्या नाम रखा गया था? एमेजोन्स। इसी के कारण इस रिवर का नाम भी वहाँ पर अमेजन रख दिया गया था। तो आप हम अमेजन रिवर के बारे में समझा कि कैसे अमेजन रिवर का नाम अमेजन रखा गया था। तो अमेजन बेसिन के लोगों की लाइफ कैसी है, इसके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, हम अमेजन बेसिन के बारे में जानने से पहले देखेंगे, लुक एट द मैप, मैप पर देखेंगे that the tropical region lies very close to equator between 10 degree north and 10 degree south, so it is referred to as equatorial region. The river Amazon flow through this region. Notice how it flow from the mountain to the west and reaches the Atlantic Ocean to ईस्ट। तो यहाँ हम जो वर्ल्ड मैप दे रखा है, इस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ समझेंगे। तो इसमें देखते हैं हम, यहाँ जो वेस्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये माउंटेन एरिया है। तो माउंटेन एरिया से ये अमेजन रिवर स्टार्ट होती है लास्ट में। ईस्ट में जो अटलांटिक यहाँ ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में जाकर मिल जाती है। जैसे कि हमारी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना, ये सारी रिवरें कहाँ के मिलती है? हमारे बे ऑफ बंगाल में, हिमालय की मोस्टली रिवर्स। यहाँ ये अमेजन रिवर है जो कि कौन से उसमें है? साउथ अमेरिका में। कौन से कंटिनेंट में है? साउथ अमेरिका में। तो यहाँ इसको बताया गया है, ये 0 डिग्री हमारी क्या है? इक्वेटर लाइन है। क्या है? बिल्कुल इक्वेटर लाइन के कहाँ तक एरिया में? 10 डिग्री नॉर्थ साइड में और 10 डिग्री साउथ साइड में। तो ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ तक जो अमेजन बेसिन है ये फैला हुआ है या सिचुएटेड है। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो यहाँ देखा आपने, 0 डिग्री नॉर्थ में, 0 डिग्री साउथ में। तो इस प्रकार जो इक्वेटर रीजन है, एरिया है, इसके आसपास में है अमेजन रिवर। रिवर जो फ्लो करती है इस एरिया के अंदर बहती है, तो आसपास के जो अटलांटिक ओशियन में जाकर ईस्ट में ये मिल जाती है। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। तो इसमें जो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसको नदी का मुहाना कहा जाता है। यानी कि जैसे कि ये रिवर बहती हुई फ्लो करती हुई लास्ट में अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, तो अटलांटिक का ये जो पार्ट है रिवर का, इसको रिवर माउथ के नाम से जाना जाता है। जब दूसरे किसी पार्ट में मिलती है तो उसको रिवर माउथ बोला जाता है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन्स। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो इस प्रकार ये बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो अमेजन में आकर मिलती हैं और एक अमेजन बेसिन को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यह जो अमेजन बेसिन है ये ब्राजील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया के कुछ पार्ट में, इक्वाडोर में, इन देशों के अंदर अपना जो उसका पानी होता है वो फ्लो करता है। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच ऑफ द इक्वेटर पासेज। अभी हम यहाँ देखना कि उन देशों के नाम बताने हैं कि जहाँ जहाँ से ये इक्वेटर लाइन है जो ये क्रॉस करती है। तो यहाँ ये जो हम साउथ अमेरिका की देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये इक्वेटर लाइन है, ये किन किन देशों को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये इक्वाडोर है यहाँ इसमें से, तो इसको हम बाद में समझते हैं। अब यहाँ देखते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या है। ये दीज स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर्स, जो छोटी छोटी रिवर्स हैं किसी एक मेन रिवर में ज्वाइन कर लेती हैं। अलोंग विद ऑल ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म ए रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया अमेजन बेसिन लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रिवर बेसिन है लार्जेस्ट वर्ल्ड का, वो कौन सा है? अमेजन बेसिन है। तो ये जो सहायक नदियां होती हैं एक नदी में आके मिल जाती हैं और जो अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वहाँ एक बेसिन बनता है।
रिवर बेसिन बनता है तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बेसिन है वो अमेजन बेसिन है। कौन सा बेसिन है? अमेजन बेसिन है। तो ये ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम समझते हैं क्लाइमेट्स क्या है। जो अमेजन बेसिन है उसकी जलवायु कैसी है। एज यू नो द अमेजन बेसिन stretch directly on the equator and the characterized by hot and wet climate throughout the year। तो हाँ, जैसे कि हमने अभी पीछे रीड किया है, अमेजन बेसिन इक्वेटर लाइन के आसपास फैला हुआ है। इक्वेटर लाइन से 10 डिग्री नॉर्थ में, 10 डिग्री साउथ में फैला हुआ है। तो अब हम वहाँ की जो गर्म और नमी वाली जलवायु है उसके बारे में रीड करेंगे, समझेंगे। जहाँ पर थ्रू आउट जो क्लाइमेट है वो गर्म रहता है और नमी वाला रहता है। जैसे हमारे यहाँ मानसून के सीजन में रहता है, बारिश के मौसम में रहता है, रेनी सीजन में रहता है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली। वहां पर दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है मोस्टली इक्वली होता है, हॉट और ह्यूमिड, गर्म और नमी वाला होता है। स्किन फील स्टिकी, जो वहाँ चिपचिपाहट सी होती रहती है, जो हमारी त्वचा चिपचिपी सी होती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, वहाँ बारिश होती है, हर दिन होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के बारिश होती रहती है। दैट डे टेम्परेचर आर हाई, दिन का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, हाई लेवल का होता है। वेरी हाई ह्यूमिडिटी, और बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है। रात के समय टेम्परेचर गोज डाउन, थोड़ा सा कम हो जाता, बट ह्यूमिडिटी रिमेन हाई, लेकिन जो आर्द्रता होती है वो वैसी ही हाई लेवल की बनी रहती है। तो ये क्या थे हमारे अमेजन बेसिन की क्लाइमेट्स के बारे में हमने रीड किया। अब पढ़ते हैं हम रेन फॉरेस्ट, वर्षावन जिसको बोल सकते हैं, सदा हरित वन बोल सकते हैं, जो हमेशा हरा भरे रहे। जहाँ वर्षा होगी ज्यादा तो वहाँ पेड़ भी क्या होंगे? हरे भरे होंगे। एज इट रेन्स हेवीली इन दिस रीजन, आप जैसे पढ़ा है अभी, किस एरिया में जो बारिश है वो तेज होती है, ज्यादा बारिश होती है। थिक फॉरेस्ट ग्रो, तो जंगल होते हैं वहाँ ज्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं। द फॉरेस्ट आर इन द फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय द लीव्स, ज्यादा पेड़ होने के कारण, ज्यादा जंगल होने के कारण जो पेड़ों के पत्तियां हैं वो एक छत की तरह गहरी हो जाती हैं और एक छत की तरह बन जाती हैं, छत सी बन जाती है। एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच ग्राउंड, जो पेड़ों की शाखाएं वो इतनी गहरी होती हैं, आपस में एक दूसरे से ऐसे मिल जाती हैं, मिक्सअप हो जाता है कि जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, उसको जमीन तक नहीं पहुंचने देती हैं। तो इस प्रकार जो पेड़ों की संख्या ज्यादा होने के कारण, तो पेड़ों की संख्या ज्यादा होगी तो पत्ते भी ज्यादा होंगे और ब्रांचेज भी ज्यादा होंगी। तो इस प्रकार जो पत्ते हैं उनसे एक छत का निर्माण सा हो जाता है, और जो टहनियाँ हैं वो नीचे, पत्ते और टहनियाँ आपस में मिलकर जो सनलाइट है उसको नीचे जमीन पर नहीं जाने देते हैं। ग्राउंड्स रिमेन डार्क एंड डम, जो जमीन है वहाँ की वो बिना रोशनी के और नमी वाली बनी रहती है। ओनली शेड टॉलरेंस वेजिटेशन में, वहाँ के जो पेड़ों के नीचे है, जो फॉरेस्ट है उसके नीचे जो छोटी घास वेजिटेशन उगती है, वो सिर्फ वो घास उग पाती है जो बिना सनलाइट के ग्रो होती है, बिना सूर्य की रोशनी के ग्रो होती है। और ब्रोमोलाइट्स, आर्किड एंड ब्रोमिलर्ड्स, वहां पर छोटे जो पौधे होते हैं वो वहां पर पैदा होते हैं, छोटे जो ऑर्किड्स एंड ब्रोमलाइट्स, इस प्रकार के जो प्लांट है वो फॉरेस्ट के नीचे के एरिया में, जो जमीन है जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां ग्रो करते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फुना, वहाँ की जो वनस्पति के साथ साथ जो जीव जंतु हैं वो भी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बर्ड्स सच एज टुकेन, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ये पक्षी टुकेन्स है, टुकेन्स बोलते हैं इसको। हमिंग बर्ड्स वहाँ मिलते हैं। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली, जो दूसरे पक्षी हैं जिनकी जो कलर्ड चोंच होती है, ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, जिसकी चोंच रंग बिरंगी होती है। ओवर साइज बिल, अपना उनका साइज होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्या करने के लिए? बिल और ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स, तो वहाँ पर बिल बना लेते हैं, बड़ी बड़ी चोंच वाले पक्षी होते हैं वो दूसरे पक्षियों, अपने भोजन के लिए बड़ी चोंच होती है ताकि दूसरे जो छोटे कीट होते हैं उनको आसानी से खा सके। इस प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं कॉमनली भारत में भी पाए जाते हैं। दीज बर्ड आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर इन पक्षियों की चहचहाहट ज्यादा होती है, इनकी आवाज ज्यादा होती है। एनिमल लाइक मंकी, वहां पर जो एनिमल्स मिलते हैं, मंकी, स्लॉथ, एंट ईटिंग टैपिर, स्लोथ बंदर मिलते हैं, चींटी खाने वाला टैपिर मिलता है। एंड रेप्टाइल मिलते हैं, स्पाइसीज ऑफ रेप्टाइल्स, स्नेक्स आल्सो थ्राइव इन दिस जंगल, तो जो बड़े बड़े सांप हैं वहाँ पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथॉन्स, ये इस प्रकार के जो सांप हैं वहाँ पर
पाए जाते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर्स, जो एनाकोंडा और बोआ नाम के जो दूसरे बड़े स्नैक्स हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बिसाइड द बेसिन इज होम टू द थाउजेंड ऑफ स्पाइसीज, तो हजारों दूसरी प्रजातियों के भी यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। ये टैपिर ये है जो एंट ईटिंग है, यानी कि चींटियां खाता है, ये टैपिर बताया गया है। एंड बेसिन इज होम थाउजेंड ऑफ स्पाइसीज, हजारों दूसरी प्रजातियों के जो इंसेक्ट हैं, कीड़े पकौड़े हैं, उनका घर भी यहाँ अमेजन बेसिन में पाया जाता है। सेवरल स्पाइसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिरियाना फिश, तो बहुत सारी फिश की जो प्रजातियां हैं, मछलियों की प्रजातियां वो पाई जाती हैं। उनके साथ साथ फ्लैश ईटिंग यानी कि मांस खाने वाली जो फिश है जिसका नाम है पिरियाना फिश है, वो भी इसी रिवर में, अमेजन रिवर में पाई जाती है। दिस बेसिन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर, इस प्रकार यहाँ अलग अलग बहुत सारे जीवों की जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, इस बेसिन में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपने ध्यान से समझा होगा। ये ब्रोमोलाइट क्या है? एक प्रकार का पौधा है, या इसको ध्यान से सुनना, एक प्रकार का प्लांट्स है। स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, जो अपने पत्तियां हैं उसमें पानी को स्टोर करके रखता है। एनिमल लाइक फ्रॉग्स यूज पॉकेट ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, इस प्रकार जो मेंढक हैं वो इस जल की पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो इसको ध्यान से समझना बेटा। अब यहाँ देखते हैं कुछ जो टीवी चैनल्स हैं वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, लाइव डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, आप देखते भी होंगे बेटा। अब हम यहाँ देखते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जो इन एरिया के रहने वाले व्यक्ति हैं वो किस प्रकार की खेती करते हैं, क्या कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन द स्मॉल एरियाज, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा मात्रा में थे तो वहाँ पर जो क्रॉप है वो थोड़े एरिया में ग्रो की जाती हैं। आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगलों के कुछ पेड़ों को काट कर वहाँ पर जगह को साफ किया जाता है। वाइल मैन हंट्स, जो आदमी है वहाँ के वो शिकार करते हैं। फिश अलोंग द रिवर, और मछलियां पकड़ने जाते हैं रिवर्स पे। वुमन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, और जो वहाँ की औरतें हैं वो अपनी फसलों को ध्यान रखती हैं। दे मेनली ग्रो, कौन सी फसलों को ग्रो करते हैं ज़्यादातर? वो टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो वहाँ की जो मुख्य फसलें हैं टेपियोका है, पाइनएप्पल है, स्वीट पोटैटो है। हंटिंग और फिशिंग करते हैं, जो मेन हम वहाँ के शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। इन सर्टेन वोमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाउ बाई फीडिंग देम द वेजिटेबल दे ग्रो, तो अपने परिवार के लिए जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो कौन उगाती हैं? वहाँ की औरतें हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करती हैं। तो इस प्रकार दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वो कौन सी खेती करते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेचर, झूम कल्टीवेचर। तो इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में हम यहाँ साइड में देखेंगे क्या होता है। इज ए वे, एक तरीका होता है, लैंड को हम क्लियर करेंगे, जमीन को क्लियर कैसे करेंगे? जहाँ पेड़ है, फॉरेस्ट है, उनको काटेंगे, उसको काट के उसको बर्न कर देंगे, जला देंगे। जो जमीन का टुकड़ा है उसको क्लियर कर देंगे, साफ कर देंगे। कटिंग डाउन ट्रीज, पहले पेड़ों को काटा, फिर उसकी जो झाड़ियां हैं उनको बर्न किया। दीज आर द बर्न, उनको जला दिया गया। रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सोइल, जो भी पेड़ों की टहनियों के जलने के बाद न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी में मिल गए। नाउ क्रॉप आर ग्रोन इन द क्लियर फील्ड फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए वहाँ खेती करेंगे, तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। समझ में आया बेटा? अब हम देखते हैं कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह की है, स्लैश एंड बर्न की टाइप की। द स्टेपल फूड इज मैनियोक, वहाँ जो अमेजन बेसिन है वहाँ के लोगों का जो स्टेपल फूड है वो कौन सा है? मैनियोक, मुख्य आहार। नोन एज कसावा दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो, जैसे हमारे यहाँ पोटैटो को जमीन के नीचे ग्रो किया जाता है, ऐसे कसावा या जो मैनियोक है उसको जमीन के नीचे ही ग्रो किया जाता है। दे आल्सो ईट क्वीन एंड एग सेक्स, तो वो चींटियों की रानी और जो होते हैं उनके अंडे को खाते हैं। कैश क्रॉप क्या होती है उनकी? कॉफ़ी है, मेज है, कोकोआ है, तो वो उनकी जो नकदी फसल है कॉफ़ी है, मक्का है और कोको है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड लॉट ऑफ वुड्स फॉर द वासिस, घर बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ उनको प्रदान करते हैं। वहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको बहुत सारी लकड़ियाँ मिलती हैं। सम फैमिली लाइव इन द थ्रेस्ट हाउस, कुछ लोग तो घास फूस के बने हुए, कुछ परिवार तो घास फूस के बने हुए घरों में रहते हैं, जैसे कि बी हाइव का छत्ता, मधुमक्खियों का जो छत्ता, इस प्रकार के अपने घर बनाते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट, दूसरे जो बड़े बड़े घर में रहते हैं, जैसे कि कार्ड मलोका, वहाँ के घरों को मलोका के नाम से जाना जाता है।
स्टीपली स्लैंटिंग रूफ, ढलवां आकार वाली छत है, यानी कि जो ढलान वाली, जैसे कि हम झोपड़ी बनाते हैं इस टाइप की छत होती है, ताकि जो बारिश वहाँ ज़्यादा मात्रा में, तो पानी जो बारिश का पानी वो नीचे आराम से बह जाए। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन, इस प्रकार वहाँ के लोगों की जो लाइफ है इस स्लोवली चेंजिंग, धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। इन ओल्डर एडेज हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों का दिल के नाम से भी जाना जाता था, कि वहाँ पर जो इतने जंगल हैं, जो हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता था। कुड बी रीच्ड ओनली बाई नेविगेटिंग द रिवर, तो वहां पर पहुंचने के लिए नदी के मार्ग के एकमात्र उपाय था, यानी कि उन जंगलों में जाने के नदी के अलावा हम दूसरा रास्ता नहीं था, इतने ज्यादा गहरे वहां पर फॉरेस्ट थे। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे, कौन सा रास्ता बनाया गया? ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया। ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल, सभी भागों में पहुंचने के लिए, इन फॉरेस्ट के सभी भागों पर पहुंचने के लिए क्या बना दिया? अमेजन महामार्ग बना दिया। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेस, दूसरे स्थानों पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की का प्रयोग किया जाता था। Indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new area where they continue practice their distinctive way of farming। तो इस प्रकार के वहाँ के जो मूल आबादी के लोग थे, वहाँ जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको फॉरेस्ट से निकालकर बाहर दूसरे क्षेत्रों में रहने के लिए भेज दिया गया, दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा, और अपने जो उनके पुराने तरीके थे उनके आधार पर वो खेती कर रहे थे। क्यों निकाल दिया गया वहाँ? क्योंकि जो वन है उनको काटा जा रहा है और उनको दूसरे स्थानों पर रहने के लिए भेजा जा रहा है। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। डेवलपमेंट की जो गतिविधियां हैं उनके कारण जो अलग 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 वहाँ की जैविक विविधता थी, वो धीरे धीरे वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। और रेन फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो वहाँ के जो जीव जंतु वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इट इज एस्टिमेट दैट लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपीयरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन। इस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल अमेजन बेसिन के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो हर साल लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया जा रहा है। एनुअली इन द अमेजन बेसिन यू कैन सी दिस डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट has a much wider implication. Topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turn into a barren land। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि जो फॉरेस्ट है उनको काट दिया जा रहा है, और फॉरेस्ट न होने के कारण से जो टॉप सोइल है, जो हमारी जमीन का ऊपरी भाग है, वो ज्यादा बारिश होने के कारण वो ऊपर वाला पार्ट है वो बहकर चला जाता है। इसलिए वहाँ की जो जमीन है वो क्या होती जा रही है? धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, कि वहाँ खेती के लिए भी जमीनें नहीं मिल पा रही है, उसका प्रयोग खेती के लिए भी नहीं किया जा रहा है। तो जैसे हम इस पिक्चर से समझते हैं, अमेजन बेसिन में पहले इतने ज़्यादा मात्रा में पेड़ होते थे, धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हमने इस पार्ट को अपने यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए यूज किया गया। फिर ये ऊपर वाला पार्ट है कि अब इसमें जो हमारे रेन फॉरेस्ट है अमेजन बेसिन के, वो कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, अदर एक्टिविटी के लिए इसका ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो आज हम यहीं तक रीड करते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।